Everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट और डेमोक्रेटिक थियरिस्ट की कंप्लीट सीरीज़ को, जिनका नाम है रॉबर्ट दाल। लेक्चर 1 में हम समझेंगे कि रॉबर्ट दाल का जर्नी, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मेजर वर्क, इनके जो है क्या इन्फ्लुएंस रहा है एलीट थियरी की, क्रिटिसिज्म और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लूरलिज्म के बारे में। एक सवाल से शुरू करते हैं कि मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके हिसाब से सोसाइटी में पावर किसके पास होती है? सिर्फ पॉलिटिशियन के पास, सिर्फ रिच बिजनेसमैन के पास, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के पास, या सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड होती है पावर? सोचिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में रॉबर्ट दाल ने अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ लगा दी, और उनका आंसर था कि पावर सिर्फ एक एलीट ग्रुप के पास नहीं होती। डेमोक्रेसी में पावर डिफरेंट ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और यही उनके प्लूरलिज्म का फाउंडेशन है। हम स्टार्ट करते हैं इनके लाइफ एंड एकेडमिक बैकग्राउंड से, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट दाल को थोड़ा पर्सनली जानते हैं कि इनका पूरा नाम था रॉबर्ट एलन दाल, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1915 में यूएसए में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 2014 में, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने ग्रेजुएशन किया वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से, पीएचडी किया येल यूनिवर्सिटी से, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि येल सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी नहीं थी, येल उनका इंटेलेक्चुअल होम बन गया था। उन्होंने अपनी ज़्यादा एकेडमिक लाइफ येल में ही स्पेंड की। अब एक सवाल आता है कि आप में से कितने स्टूडेंट किसी एक इंस्टीट्यूशन से इमोशनली अटैच हैं, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से? रॉबर्ट दाल के लिए येल एग्जैक्टली वही था। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो दाल ना सिर्फ क्लासरूम टीचर नहीं थे, वो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली समझना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने फील्ड स्टडी की, लोकल कम्युनिटीज़ को स्टडी किया और इलेक्शन को एनालाइज किया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मेज़र किया, और उनके अप्रोच थ्योरेटिकल भी थे और एम्पेरिकल भी। इनकी अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझें तो कोई भी थिंकर वैक्यूम में डेवलप नहीं होते, हर थिंकर अपनी टाइम का प्रोडक्ट होते हैं। तो रॉबर्ट दाल किस पीरियड में लिख रहे थे? तो मिड 20th सेंचुरी में। ये पीरियड था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। डेमोक्रेसी रैपिडली स्प्रेड हो रही थी। कोल्ड वॉर एक साइड और यूएसए लिबरल डेमोक्रेसी, और दूसरी साइड सोवियत यूनियन कम्युनिज्म। पूरी वर्ल्ड डिवाइडेड थी, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो इंडिया, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री इंडिपेंडेंस ले रहे थे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्वेश्चन सबके सामने था कि डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी। सिविल राइट मूवमेंट्स की बात कर ले तो अमेरिका में इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, वोटिंग राइट्स का मूवमेंट चल रहा था। अब आता है कि ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि दाल जो थे, रॉबर्ट दाल, ये डेमोक्रेसी को सिर्फ थियरी में नहीं समझना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि डेमोक्रेसी एक्चुअली काम कैसे करती है। इनके अगर हम मेजर वर्क के बारे में बात करें, ठीक है, तो अब देखते हैं कि दाल की इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है परफेक्ट टू डेमोक्रेटिक थियरी। 1956 में ये पब्लिश हुई थी। इस बुक में दाल डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। मेन सवाल आता है कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक क्यों बनाता है। फिर आता है हु गवर्न्स 1961 में पब्लिश हुआ था। सबसे फेमस बुक है ये, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि न्यू हेवन सिटी को एक्चुअली कौन गवर्न करता है, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या एलीट ग्रुप? दाल ने स्टडी की कि और कंक्लूजन निकाला कि पावर एक ही ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, डिफरेंट इशूज़ पर डिफरेंट ग्रुप पावरफुल थे। फिर आता है पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन, 1971 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में दाल ने फेमस कॉन्सेप्ट दिया था पॉलियार्की का, कि आइडियल डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉलियार्की पॉसिबल है। इसको हम फ्यूचर लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर है डायलेमास ऑफ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, 1982 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। डेमोक्रेसी का कॉम्प्रिहेंसिव ये जो है प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर आता है ऑन डेमोक्रेसी, 1998 में पब्लिश हुई थी। ये डेमोक्रेसी का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखी गई एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है।
4th पॉइंट पे आते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब समझते हैं कि दाल को किस आइडियोलॉजी ने इन्फ्लुएंस किया। आंसर है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी का क्या एम्फेसिस करती है? तो इंडिविजुअल राइट को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, पार्टिसिपेशन को एंड रूल ऑफ लॉ को, दीज ऑल 4, ठीक है। दाल ना स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव में ना बेस्ट सिस्टम है। जैसे एग्जांपल, इमेजिन क्लासरूम, टीचर बोलते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट डिसाइड करेगा सब कुछ, या सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सा सिस्टम फेयर लगेगा? ऑब्वियसली सेकेंड वाला ना, कि जहाँ पे सब पार्टिसिपेट करेंगे, यही डेमोक्रेटिक लॉजिक है। दाल का बिलीव था कि सिटीज़न को ना राइट होना चाहिए पार्टिसिपेट करने का, लीडर्स को क्वेश्चन करने का और गवर्नमेंट को चैलेंज करने का। इसके क्रिटिसाइज़ किए एलीट थियोरी को। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, एलीट थियोरी क्या कहती है। एलीट थियोरीज जैसे कि वेल्फ्रेडो पेरेटो, फिर मॉस्को, फिर उसके सी राइट मिल, ये आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी को हमेशा एक स्मॉल एलीट ग्रुप कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, सी राइट मिल का पावर एलीट थियोरी। मिल्स के अकॉर्डिंग पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडर या फिर कॉरपोरेट लीडर्स के पास। क्वेश्चन है कि क्या डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की होती है और एक्चुअल पावर कुछ लोगों के पास होती है? मिल्स का आंसर है जी हाँ। दाल कहते हैं नहीं, और यहीं से डिबेट स्टार्ट होती है। दाल का रिस्पॉन्स है कि पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, पावर डिस्पर्स होती है। एग्जाम्पल, जैसे एजुकेशन पॉलिसी में टीचर पावरफुल हो सकते हैं, बिजनेस पॉलिसी में इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इशू में एक्टिविस्ट और इलेक्शन में वोटर्स, मीडिया इशू में जर्नलिस्ट हो सकते हैं पावरफुल। सो डिफरेंट इशू डिफरेंट पावर होल्डर होते हैं। न्यू हेवन स्टडी क्या कहता है कि दाल ने एम्पेरिकल स्टडी की और ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट ग्रुप ना डिफरेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई सिंगल ग्रुप सब कुछ कंट्रोल नहीं करता। अब आते हैं 6th, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लूरलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो अब हम ना आज के लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दिस वन, प्लूरलिज्म, ठीक है। सिंपल मीनिंग कि सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और पावर उन ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एग्जांपल, जैसे इंडिया में फार्मर ग्रुप है, ट्रेड यूनियंस है, बिजनेस एसोसिएशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, विमेन ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ हैं। सब अपने इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोर अजम्पशंस जो है प्लूरलिज्म का वो ये है कि ये बेसिक अजम्पशंस की बात कर रहे हैं प्लूरलिज्म की, दिस वन, ठीक है। वो ये है कि सोसाइटी हैज़ मल्टीपल ग्रुप्स, एक ही ग्रुप नहीं है, कई ग्रुप हैं। सेकंड है कि नो ग्रुप कंट्रोल एवरीथिंग, मतलब कोई भी ग्रुप ना पावरफुल नहीं है, ठीक है। नो सिंगल ग्रुप हैज़ ऑल द पावर, दिस वन, ठीक है। फिर आता है कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, मतलब ग्रुप ना compete करते हैं। फिर आता है नेगोशिएशन होता है, डिसीजन मेकिंग बार्गेनिंग से होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड फेयर कंपटीशन, इंस्टीट्यूशन जो है ना कंपटीशन अलाउ करती है। जैसे एग्जांपल ले लो इलेक्शन का, अलग पार्टी compete करती है, वोटर्स डिसाइड करते हैं और पावर जो है रोटेट भी होती है। प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, पॉलीआर्की जिसको कहते हैं प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, तो दाल के अकॉर्डिंग ना हेल्दी डेमोक्रेसी में होना चाहिए ये, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए, इंक्लूसिव सिटीजनशिप होना चाहिए एंड ओपन इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि सोचिए क्रिकेट टीम के बारे में कि अगर सिर्फ कैप्टन ही बैटिंग करे और बॉलिंग करे, फील्डिंग करे और डिसीजन ले तो टीम फेल हो जाएगी, है ना। लेकिन जब डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं तो टीम बेटर परफॉर्म करती है। दाल की सोसाइटी का भी कुछ इसी तरीके को दाल देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट मैप एट अ ग्लांस की बात कर लें तो ये बोलते हैं कि प्लूरलिज्म जो है कंपटीशन लाएगी, कंपटीशन से पार्टिसिपेशन होगा, फिर जो है डिस्पर्स पावर होगा, पॉलीआर्की आएगा एंड देन डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये। सो क्रिटिसिज्म अगर क्विकली हम रिव्यू करें इसके, तो आप सोच रहे होंगे कि पावर रियली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है क्या। बहुत स्कॉलर ने दाल को चैलेंज भी किया कि मार्क्सिस्ट और एलीट थियरिस्ट ने कहा कि इकोनॉमिस्ट पावर और क्लास इनइक्वालिटी को दाल अंडरस्टैंड कर देते हैं। हम फ्यूचर लेक्चर में ये क्रिटिसिज्म डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ यू कंक्लूड टुडेज लेक्चर, तो आज के लेक्चर से एक लाइन याद रखिए कि रॉबर्ट दाल बिलीव करते थे दैट डेमोक्रेसी वर्क्स नॉट बिकॉज वन ग्रुप रूल्स बट बिकॉज मैनी ग्रुप कम्पीट एंड शेयर पावर। उन्होंने ना डेमोक्रेसी को आइडियल ड्रीम नहीं, एक प्रैक्टिकल सिस्टम की तरह समझा और बताया कि रियल डेमोक्रेसी का एसेंस है पार्टिसिपेशन, कंपटीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्लूरलिज्म
एंड पावर इन लोकल कम्युनिटीज़ के बारे में, मीनिंग ऑफ पावर, कम्युनिटी पावर स्टडीज़, कौन गवर्न करता है, न्यू हेवन स्टडी, मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर, कंपटीशन अमंग ग्रुप, कंपैरिजन विद सी राइट मिल्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और वहीं से रॉबर्ट दाल की एक्चुअल थियरी डीपली स्टार्ट होगी. सो थैंक यू एवरीवन. डेमोक्रेसी को समझना है तो रॉबर्ट दाल को समझना ज़रूरी है. इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.